हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 का ये वीडियो है। इसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह साइंस का वीडियो है, साइंस का प्रैक्टिस वीडियो है और इससे आपको 2-3 नंबर तक ज़रूर मिल जाएंगे इस वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है। जिसका पहला प्रश्न आप सभी के सामने साथियों आ गया कि रक्त वाहिकाएँ जो हृदय से, इसमें हमने एनसीईआरटी और लूसेंट इसमें से हमने क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे कि रक्त वाहिकाएँ जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। देखो क्या कह रहा है, हृदय से, यानी आपके हृदय से ब्लड जाना है कहाँ, पूरे शरीर को, तो मोटी मोटी नलिकाओं में बहेगा, जिसको हम लोग धमनी कहते हैं, आर्टरी के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम जो है ऊर्जा संग्रहित करता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है यहाँ पर, तो ये वसा में होती है, फैट में साथियों होती है। विटामिन में कोई एनर्जी नहीं होती है। यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में होती है आपकी, मान लेते हैं कितनी, 4 किलो कैलोरी या 4.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। इसी प्रकार से प्रोटीन में भी होती है, लेकिन वसा में एक ग्राम में कितनी होती है, 9 किलो कैलोरी। तो वसा में सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा संग्रहित करता है वसा। तो ध्यान रखेंगे, फैट में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, बाह्यस्रावी ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है। देखो जो ग्लैंड होती है वो 2 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पर टू प्रोड्यूस स्वीट्स माने पसीना उत्पन्न करना। बाह्यस्रावी ग्रंथियों का काम है, मुख्य कार्य पसीना उत्पन्न करना। त्वचा का रंग उत्पन्न करना, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का। हार्मोन का उत्पादन, अंतःस्रावी ग्रंथि विकास कारक उत्पन्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम है। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ का दूध नवजात शिशु को लगभग पूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें किसकी कमी होती है। तो देखिए जो मतलब मिल्क होता है, तो दूध में एक तो विटामिन सी की कमी होती है, और अगर तत्व की देखें, विटामिन पूछे तो विटामिन सी की कमी, विटामिन पूछे तो विटामिन सी की कमी, क्योंकि खट्टे पदार्थ नहीं होता है। और दूसरी चीज़ अगर तत्व में पूछे तो यहाँ पे लोहा नहीं होता है, यानी आयरन की मात्रा कम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और साथ ही बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों, मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है। इसको हम लोग पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में अग्नाशय के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। साथियों थायराइड ग्रंथि जो गले में पाई जाती है वो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। ये क्या करती है, कंट्रोल्स मेटाबॉलिक जो है रेट, यानी चयापचय दर को नियंत्रित करती है। उपापचय दर को क्या करती है, ये चयापचय दर को नियंत्रित करती है, ध्यान रखेंगे। और इसी की कमी से क्या हो जाती है, गले में घींघा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का अच्छे से श्रावण नहीं कर पाती है। यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण नहीं करती, इससे गले में गलगंड यानी घींघा नामक रोग हो जाता है। और इसका दूसरा मुख्य कार्य है चयापचय दर को नियंत्रित करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में मूत्र प्रवाह के मार्ग में जो अंग आते हैं उनका सही क्रम क्या है, कि मतलब कैसे मूत्र बनता है और कैसे आता है और कैसे यहाँ पे निकलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपसे पूछी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्या आएगा, किडनी आएगी। सबसे पहले क्या आएंगी, किडनी आएगी। किडनी के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले किडनी आएगी। किडनी माने गुर्दा कह लीजिए यहाँ पर। और उसके बाद में क्या आएगा, मूत्रवाहिनी, यानी ये नलिकाएं आएंगी, मूत्रवाहिनी जिनमें से मूत्र आएगा और इसमें यहाँ पे इकट्ठा होगा, मूत्रवाहिनी आएगी। फिर मूत्राशय आएगा, यानी मूत्राशय जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरेटर आएंगी, यूरेटर के बाद मूत्रवाहिनी के बाद में यहाँ पे जहाँ पे इकट्ठा होता है उसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय बोलते हैं। फिर इस मूत्र मार्ग से बाहर यहाँ से निकल जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहले किडनी आएंगी, किडनी के बाद मूत्र वाहिनियाँ आएंगी, फिर यूरिनरी यहाँ पे जहाँ पे एकत्रित होगा यानी मूत्राशय आएगा, फिर मूत्र मार्ग आएगा।
तो इसको पहला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला एंजाइम है जो पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलता है। सबसे पहले ऐसा कौन सा एंजाइम है जो पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन के साथ सबसे पहले मिल जाता है। सबसे पहले भोजन का पाचन मुंह से साथियों प्रारंभ होता है पाचन करना, और मुंह में पाया जाता है, लार में पाया जाता है एमाइलेज, लार एमाइलेज, या इसी को हम लोग एमाइलेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। यही सबसे पहले भोजन में मिल जाता है लार के साथ। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन यकृत करता है। लीवर किसका उत्पादन करता है, तो लीवर यूरिया बनाता है, लीवर ही यूरिया को बनाता है, ध्यान रखेंगे, लीवर यूरिया को बनाता है। लीवर म्यूकस को नहीं बनाता, म्यूकस पाया जाता है आपके अग्नाशय में। लाइपेज, लाइपेज जो है, लाइपेज भी वसा, लाइपेज का मतलब लाइपेज का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना, लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना। यहाँ पर यकृत का कार्य है यूरिया बनाना, यूरिया बनाता है यकृत है, लेकिन इसको छानती बाद में कौन है, फिर अलग अलग करती हैं ब्लड और उसको, मतलब मूत्र को और ब्लड को अलग अलग कौन करता है, तो किडनी अलग अलग छानती हैं। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा यूरिया। अगला प्रश्न साथियों है आपके सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी परत ओजोन परत से संबंधित है। कौन सी परत ओजोन परत से संबंधित जो कि वायुमंडल के पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये होती है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में ही पाई जाती है ओजोन परत, इसी के ऊपर पाई जाती है, बिल्कुल ऊपरी भाग में ओजोन परत, जो वायुमंडल में आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और वायुमंडल में जाने नहीं देती है। यहाँ पे इसका डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। तो देखिए अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी तो आ जाती है अंदर, लेकिन अल्ट्रावायलेट ए बहुत खतरनाक है, इसलिए इसको आने नहीं देती है ओजोन परत। अगला यहाँ पे देखते हैं, मिलान करते हैं। यहाँ पर क्या है, सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है, सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, मसल माने पेशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशियाँ सिकुड़ती हैं। कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, इनको हम लोग बोन कहते हैं यानी अस्थि कहते हैं। तीसरा, कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, इसको हम लोग कार्टिलेज यानी उपास्थि के नाम से जानते हैं। वक्ष और अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की संरचना करना, तो इसको कहा जाएगा पसली पिंजर यानी रिब केज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरा पहली बार मिला, फिर चौथा, दूसरा चौथा पहला और तीसरा, दूसरा चौथा पहला तीसरा, दूसरा चौथा पहला तीसरा किस में है, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा चौथा पहला तीसरा, बी विकल्प इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। यहाँ पर देख लेते हैं कि हड्डी 4 अलग अलग कोशिका प्रकारों से बनी होती है, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट्स और हड्डी अस्तर कोशिकाएँ, इनसे सबसे मिलकर के बनी होती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसे मसल्स कहा जाता है, मसल्स होती है, और ये अपनी मजबूत हड्डी हो गई, और ये भी हड्डी हो गई। टेंडन इसी मसल से जहाँ पर जुड़ा होता है इसको टेंडन यानी कंडरा के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे कार्टिलेज होती है। ठीक, चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक यह स्मोक पैदा करने के लिए जिम्मेदार। स्मोक का मतलब क्या है, स्मोक और प्लस यहाँ पर फॉग, स्मोक और फॉग से मिलकर बना, स्मोक प्लस फॉग। स्मोक माने होता है धुआं और फॉग माने होता है झाग माने कोहरा, तो ये कोहरा और धुआं से मिल करके बनता है स्मोग। भस्मक और वाहन दोनों से उत्सर्जन होता है इसका। इमिशन फ्रॉम बोथ इंसिनरेटर एंड व्हीकल, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पहले देख लीजिए, स्मॉग 2 शब्दों से मिलकर बना, स्मॉग और फॉग। स्मॉग ऑटोमोबाइल, कारखानों और उद्योगों से सूर्य के प्रकाश और वातावरण के साथ उत्सर्जन की प्रक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की पपड़ी में यानी भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है साथियों। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक रोकने वाले के लिए एक रोकने वाला के लिए वोल्टेज बनाम करंट का ग्राफ,
यहाँ पर वोल्टेज बनाम करंट माने धारा का ग्राफ आमतौर पर ओम के नियम के अनुसार कैसा दिखता है? तो मूल से गुजरने वाली मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा इस तरीके से जो है यहाँ पर ओम का नियम का ग्राफ इस तरीके से दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसके समानुपाती होती है तार का प्रतिरोध? तार का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो तार का प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। फार्मूला क्या होता है? आर बराबर रो यल बटे ए। ये फार्मूला तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। और तापमान नहीं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रश्न किसके समानुपाती होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है। किसके समानुपाती होता है तार का प्रतिरोध? तो लंबाई के भी समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के भी समानुपाती होता है। तो इसमें हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ध्यान देंगे यहाँ पर इसका हो जाएगा। ये देखिए आर बराबर रो और यल अपान ए, यहाँ पर ये फार्मूला दिखाया गया है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। इन दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो W बराबर वी क्यू, V का मान भी 1, Q का मान भी 1, तो 1 जूल यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि विभवांतर को स्थिर रखते हुए सर्किट में प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो बी बराबर क्या फार्मूला होता है? आई आर। बी बराबर आई आर क्या करा? विभवांतर को स्थिर रखना है, प्रतिरोध को दुगुना करना है, तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए धारा का फार्मूला क्या से निकल गया? आई बराबर बी बटे आर। अगर इसको ऐसे ही रखेंगे, प्रतिरोध को दुगुना कर देंगे, यहाँ पे 2R कर देंगे, तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा हो जाएगी साथियों आधी। धारा क्या है? इट रिमेन सेम, यह समान रहती है या आधी हो जाती है। चलो अच्छा चेक करते हैं यहाँ पर। देखिए बी जो अगर समान रहेगा तो I1 बराबर बी बटे R1 और फिर I2 बराबर बी बटे R2, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, तो I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1। ये डबल कर दिया जाएगा तो R1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो I2 निकलेगा वो I1 का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं, इट रिड्यूस हाल्फ, या आधा हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। किस यंत्र का उपयोग सर्किट में धारा मापने के लिए किया जाता है? धारा मीटर से भी मापी जाती है और गैल्वेनोमीटर से भी। गैल्वेनोमीटर से सूक्ष्म धारा मापी जाती है, बहुत छोटी माइक्रो वाली, और मीटर से थोड़ा जो है एम्पियर वाली धारा, थोड़ा बड़ी धारा मापी जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ये देखिए ये अमीटर का जो है यहाँ पे दिखाया गया है चित्र। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये वोल्ट मीटर है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसी के साथ साथियों इस वीडियो को करेंगे समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। धन्यवाद।